हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के बाद शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट है, अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। अपनी नाकामियों को स्वीकार करो और अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो अभी हाल ही में भारत के अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है? तो इसे त्रिवेणी श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। तो ग्रैमी अवार्ड के बारे में देखते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड एक म्यूजिक फील्ड में देने वाला एक अवार्ड है जो पहले भारतीय को दिया गया था, वो है पंडित रविशंकर। तो पहले भारतीय कौन है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो वह है पंडित रविशंकर। पहली भारतीय महिला तन्वी शाह है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 66वें नंबर की इसे हाल ही में लॉस एंजल्स में यूएसए में दिया गया है। तो इसे चंद्रिका टंडन को दिया गया है, जो एक भारत और अमेरिकी सिंगर है। और न्यू एज एंड चैट एल्बम श्रेणी में त्रिवेणी एल्बम में इसे ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ एल्बम अवार्ड, तो सर्वश्रेष्ठ एल्बम अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो यह काउ बॉय क्वार्टर के बॉयज को दिया गया है। तो इसे बॉयज को दिया गया काउ बॉय क्वार्टर्स के लिए। और 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह अट्टम फिल्म को मिला है 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य EAST का संबंध किससे है? तो अभी हाल ही में रहे कृत्रिम सूर्य EAST का संबंध चीन देश से है। तो चीन ने अभी हाल ही में कृत्रिम सूर्य बनाया है, जो EAST जो चीन का कृत्रिम सूर्य है। तो यह नाभिकीय संलयन पर काम करने वाला है और इसे सूर्य की एनर्जी का स्रोत भी माना जाता है। सूर्य की एनर्जी का स्रोत क्या है? तो इसे नाभिकीय संलयन क्रिया है। इसे टोकामेक मशीन, तो यह टोकामेक मशीन EAST में लगाई गई है, जो कि 1066 सेकंड पहली बार चलाया गया है। तो इसे अभी हाल ही में 1066 सेकंड तक पहली बार चला है, जो टोकामेक मशीन इसमें लगाई गई है EAST कृत्रिम सूर्य में। तो इसका टेम्परेचर कितना हुआ है? तो इसे 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नापा गया है। इससे कितना टेम्परेचर उत्पन्न हुआ है? तो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान उत्पन्न हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में मिचिबिकी 6 लॉन्च किया गया है। यह जापान देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसे मिचिबिकी 6 एक नेविगेशन उपग्रह है। तो यह एक नेविगेशन उपग्रह है जो जापान की जाक्सा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसे जाक्सा कंपनी के द्वारा ऐसे 11 उपग्रहों को नेटवर्क बनाएगा। तो ऐसे 11 उपग्रहों का नेटवर्क बनाने वाला है जाक्सा कंपनी, जो जापान की है। और अभी हाल ही में से मिचिबिकी 6 रॉकेट लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है उपग्रह? तो रॉकेट H3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका यूज किस में होने वाला है? तो इसका यूज होगा स्मार्टफोन, कार और समुद्री नेविगेशन में इसका यूज होने वाला है। तो और जीपीएस के बारे में देख लेते हैं। जैसे जीपीएस यह यूएसए का है। जीपीएस किस देश का है? यूएसए का नेविगेशन सिस्टम है। और गिलोनास रूस का नेविगेशन सिस्टम है। बाइडू चीन का है। और भारत का नेविगेशन सिस्टम कौन सा है? तो नाविक है। तो अभी हाल ही में भारत के द्वारा NBS-02 इसरो के द्वारा एक नाविक लॉन्च किया गया है। जो किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह रॉकेट है GSLV F-15। और इसी रॉकेट से संबंधित एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण बन जाता है, जो कि भारत का 100वीं उड़ान से है। तो भारत की इसरो की 100वीं उड़ान कौन से रॉकेट की हुई? तो यह है GSLV F-15 रॉकेट की 100वीं उड़ान भी है। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स सन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स सन 2025 का खिताब जीता है। तो यह R प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है।
जैसे टाटा स्टील मास्टर्स सन 2025 कहाँ पर हुआ गया है, तो यह नीदरलैंड में हुआ है। और इसका इस बार का संस्करण कौन सा है, तो यह 87वें नंबर का संस्करण है। और इसका उपनाम क्या है, तो उपनाम भी देखते हैं, तो इसे विंबलडन ऑफ चेस के नाम से भी जाना जाता है, या इसका उपनाम है। तो इसमें विजेता कौन रहा है, तो आर प्रज्ञानंद इसमें विजेता रहे हैं, यह सेकंड भारतीय बन गए हैं। तो आर प्रज्ञानंद जो विजेता रहे हैं, यह सेकंड भारतीय बन गए हैं। तो फर्स्ट भारतीय कौन थे, तो यह विश्वनाथ आनंद थे, जिन्होंने सन 2006 में विजेता हासिल की थी, या जीत हासिल की थी। तो इसमें अभी हाल ही में उप विजेता कौन है, जिनको अभी आर प्रज्ञानंद के द्वारा हराया गया है, तो वह है डी गुकेश। तो डी गुकेश को हराया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है। तो अभी हाल ही में 62 घंटे और 6 मिनट का स्पेस वॉक का न्यू रिकॉर्ड बनाया है, वह महिला कौन बन गई है, तो यह सुनीता विलियम्स बन गई हैं। तभी इनको स्टार लाइनर जहाज बोइंग के द्वारा सुनीता विलियम्स को भेजा गया था, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यानी ISS 1998 में इसकी स्थापना की गई थी, जो USA और रूस के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसी स्टेशन पर सुनीता विलियम्स को स्टार लाइनर जहाज बोइंग के द्वारा भेजा गया था, जिन्होंने अभी हाल ही में 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बना लिया है। और यह स्पेस में जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो इसका आंसर बताना है, जो कि है वैलेंटीना। तो यह वैलेंटीना है जो स्पेस में जाने वाली पहली महिला है। और स्पेस में जाने वाले पहले पुरुष कौन है, तो इसका आंसर भी देना है, तो जो है यूरी गागरिन। यूरी गागरिन पहले पुरुष हैं जो स्पेस में गए थे। यह 12 अप्रैल 1961 में गए थे। वह महिला अंतरिक्ष यात्री का नया रिकॉर्ड किसने बनाया, सुनीता विलियम्स में। यह क्वेश्चन का आंसर है। और यह रिकॉर्ड तोड़ा किसका, तो अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स ने जो रिकॉर्ड बनाया, तो यह किसी का रिकॉर्ड भी तो तोड़ा होगा, तो यह रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, तो यह रिकॉर्ड तोड़ा है पेंगी विटसन, जो इनका एक्स रिकॉर्ड हो चुका है। तो इनका पहले रिकॉर्ड था, जो अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स के द्वारा तोड़ा जा चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को देख लेते हैं, तो यह महत्वपूर्ण दिवस है, 2 फरवरी और 4 फरवरी। तो पहले 4 फरवरी को देख लेते हैं। तो 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है, जिसकी थीम सन 2025 में क्या रही है, तो इसे यूनाइटेड बॉय यूनिक। तो इसकी थीम क्या रही है, तो यूनाइटेड बॉय यूनिक। यूनिक के नाम से इसे याद करते हैं। जैसे कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस पर क्या थीम रही है, तो यूनिक है, यानी यूनाइटेड बॉय यूनिक इसकी थीम रही है। इसे कैंसर की स्टडी यानी कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। चलिए 2 फरवरी को देख दे रहे हैं कौन सा दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे यानी आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो इसे विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था। यह क्यों मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ था, जो गोंडा जिले यूपी में हुआ था। तो इसे पार्वती रामसर साइट में कराया गया था। तो इसे कहाँ पर हुआ था, यह गोंडा जिले यूपी में पार्वती रामसर साइट में यह विश्व सम्मेलन किया गया है, जिसकी इस बार की थीम सन 2025 की थीम क्या रही है, तो यह हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना। इस बार की थीम रखी गई है सन 2025 में। तो यह मनाया कब जाता है, 2 फरवरी को यह विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जो अभी इस बार गोंडा जिले में यूपी में मनाया गया है। और 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में। तो यह स्टार्टिंग इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2 फरवरी 1971 से। तो रामसर कन्वेंशन ईरान में कराया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है फंगी से है। जैसे एपिकोकम इंडिकम यह एक फंगस है, जिसे फंगस और कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जो पौधे में पत्तियों को स्पॉट डिसीज
यानी यह एक ऐसी बीमारी है जिसे पौधे की पत्तियों पर धब्बेदार पत्तियां बन जाती हैं, तो इस पर स्पॉट यानी धब्बे के निशान बन जाते हैं पत्तियों पर। और इसे कवक, तो कवक की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। इसे कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो यह काइटिन के द्वारा बनी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार समान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार समान पूर्वक मरने के अधिकार को, तो इसे समान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो वह राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है कर्नाटक। तो अभी हाल ही में कर्नाटक ने कानूनी ढांचा बनाने का पहला राज्य बन गया है जो मरने के अधिकार को बनाया गया है। तो इसे देख लेते हैं, यूथेनेसिया। यूथेनेसिया यूथेनेसिया देखते हैं, तो इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु। यूथेनेसिया का संबंध किससे, इच्छा मृत्यु से है। यह दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एक्टिव यूथेनेसिया, इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इंजेक्शन लगा के व्यक्ति की मृत्यु करा दी जाती है, जो कि इंडिया में इसे बैन है, तो इसकी स्वीकृति, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है वैसे तो। और दूसरा होता है इसे पैसिव यूथेनेसिया। तो यानी पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है, इसे लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस, तो इसमें लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस को हटा देते हैं। तो इसमें लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस को हटा देते हैं जिससे बीमार व्यक्ति की मृत्यु जल्द हो जाती है। तो यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसे हाई कोर्ट को ही अनुमति है। तो इसके द्वारा व्यक्ति को इच्छा मृत्यु की अनुमति देने के लिए किसके पास अधिकार है, तो केवल हाई कोर्ट के पास अधिकार है। और हाई कोर्ट अधिकार यह कब देगा, तो इसका निर्भरता इस पर किस पर निर्भर है, तो इसकी निर्भरता मेडिकल बोर्ड पर है। तो इसको मेडिकल बोर्ड पर है। तो यह अभी हाल ही में कानूनी ढांचा बनाने वाला ऐसे का कर्नाटक राज्य ने इसे शुरू कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो केंद्रीय बजट सन 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है। तो अभी हाल ही में सन 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई, तो यह है बजट या सबका बजट। तो इसकी निर्धारित सीमा देखते हैं, तो इसमें 4 इंजन होते हैं। तो जो 4 इंजन कौन कौन से हैं इस बजट में बताए गए हैं, तो कृषि, एमएसएमई और निर्यात और निवेश। तो इसके 4 इंजन बताए गए हैं। तो एमएसएमई में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई, तो इसको देखते हैं, जो कि यह परिभाषा से चेंज किया गया है। तो इसे सूक्ष्म में निवेश की सीमा बताई गई है 2.5 करोड़ रुपए, और स्मॉल में बताया गया है 25 करोड़ रुपए, और मीडियम में है 125 करोड़ रुपए। तो इसमें क्या पूछा गया, सूक्ष्म उद्यम के लिए पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 करोड़। तो इसका आंसर होगा 2.5 करोड़, इसका आंसर हो जाएगा। और इसे स्मॉल में बताया गया है, इसका निवेश बताया गया 25 करोड़, और मीडियम में 125 करोड़। और टर्न ओवर में देख लेते हैं, तो टर्न ओवर में भी बताया गया है, तो इसका है 10 करोड़ रुपए बढ़ाकर कर दिया गया है सूक्ष्म में, और स्मॉल में कर दिया गया है 100 करोड़ रुपए, और इस मीडियम में 500 करोड़ रुपए टर्नओवर इसकी राशि कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हाल ही में दिवंगत नवीन चावला कौन थे। तो हाल ही में जिनका निधन हो गया वह नवीन चावला का संबंध किससे था, तो यह कौन थे, तो यह मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो यह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो नवीन चावला के बारे में देखते हैं, तो यह एक पूर्व सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के पूर्व थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो सन 2009 से लोकसभा इलेक्शन में कराए गए थे। इनके ही अंडर में यह लोकसभा इलेक्शन, कौन से लोकसभा इलेक्शन कराए गए थे, सन 2009 के लोकसभा इलेक्शन कराए गए थे। और इसने मदर टेरेसा की ऑटोबायोग्राफी के बारे में भी बताया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में देखते हैं, तो ऐसे फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका आंसर बताना, तो जो कि सुकुमार सेन थे। और फर्स्ट महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो रमा देवी थी। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में है राजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है।
तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष सन 2025-26 के लिए कितना रेल बजट की मंजूरी की है। तो कितने रेल बजट की मंजूरी दी गई है, तो इसमें किया गया है 2.52 लाख करोड़ रुपए। इसे निर्मला सीतारमण के द्वारा रेल बजट को मंजूरी दिया गया है। तो रेल बजट यह निर्मला सीतारमण के द्वारा मंजूरी दी गई है 2.52 लाख करोड़ रुपए। इसमें बजट आवंटन किया गया है। इसे वर्ष रेल बजट को आम बजट भी कहा जाता है, जो कि 1924 में एकवर्थ कमीशन के द्वारा इसे एक किया गया था, अलग कर दिया गया था। रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया था 1924 में एकवर्थ कमीशन के द्वारा। तो कौन सी कमेटी के द्वारा? एकवर्थ कमीशन कमेटी के द्वारा। तो इसे रेल बजट का आम बजट में विलय किया गया था। तो इस किस कमेटी के द्वारा विलय किया गया था? तो यह भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि कमेटी है विवेक देवरा कमेटी के द्वारा इसका विलय कर दिया गया था। और कब किया था? सन 2017-18 में इसे विलय कर दिया गया था, रेल बजट और आम बजट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो यह चेन्नई में स्थित है। और इस बजट में बताया गया है कि भारत में सन 31 मार्च सन 2026 तक 200 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी और 100 अमृत भारत ट्रेन भी चलाई जाएंगी। और यह इसका लक्ष्य है। और इसे 100% रेलवे विद्युतीकरण कर दिया गया है 31 मार्च सन 2026 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग सन 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है रिची राठ बंगाल टाइगर्स। रांची राठ बंगाल टाइगर ने अभी हाल ही में इसको जीता गया है। तो इसे पुरुष हॉकी इंडिया लीग के द्वारा इसका इस बार का होस्ट कौन है? तो राउरकेला उड़ीसा, जिसे हाल ही में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला गया है। जिसकी विजेता बन गई है रांची राठ बंगाल टाइगर, इसकी विजेता टीम बन गई है। और उप विजेता है इसकी हैदराबाद। तो यह किससे हराकर जीता है? तो हैदराबाद टीम को हराकर जीता है। इसका इस बार का क्रम कौन सा है? तो 6वें क्रम का है। तो पुरुष हॉकी इंडिया लीग। और अभी कुछ दिन पहले ही यानी कल ही महिला हॉकी इंडिया लीग के बारे में भी बताया गया था। तो हॉकी महिला इंडिया लीग की विजेता टीम कौन रही है? तो यह उड़ीसा रही है। और उप विजेता टीम रही है सौरपा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही।